हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और स्टडीज़ को फोकस कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैनल आपके लिए लेके आया है एंशिएंट हिस्ट्री की समरी के ऊपर एक टॉपिक। ड्यू टू लॉट ऑफ एम्पायर्स, लॉट ऑफ किंगडम्स, लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, एंशिएंट हिस्ट्री टफ सब्जेक्ट बन जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइमलाइन। हर एक एम्पायर, हर एक डायनेस्टी, हर एक फॉरेन इन्वेडर को एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में याद करने का तरीका समझाया जाएगा आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया, हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स के बिना हम जो टाइमलाइन है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको पता है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं हम उनको डेट्स और ईयर के साथ याद करते हैं। और काफ़ी सारी बुक्स में हमने पढ़ा है कि कई ईयर्स के साथ बीसी लिखा जाता है, कई ईयर्स के साथ एडी लिखा जाता है। तो मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है ताकि आप इस फंडे को समझ पाए। ग्राफ के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है मैंने बीसी और राइट साइड पे मैंने एडी। ओके, और सेंटर में एक येलो डॉटेड लाइन खींची है और नीचे लिखा है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हैं जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के पहले हुए हैं वो बीसी में लिखे जाएंगे, जितने उनके जन्म के बाद हुए हैं वो एडी में लिखे जाएंगे। ओके, अब जो बीसी के जो हिस्टोरिकल इवेंट की डेट्स और ईयर्स होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। लाइक आज 712 एडी है, इसके बाद 711 एडी आएगा, फिर 710 एडी आएगा, एक एक साल बाद। ठीक है, ड्यूरेशन वही है 365 डेज, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। और कब तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे? जब तक हम जीरो पे नहीं पहुंच जाते। और जो जीरो वाला ईयर है, इस पूरे जीरो के ईयर में 365 डेज ही होते हैं और ये पूरा का पूरा ईयर हम काउंट करते हैं द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, अब जीरो के बाद जब नया ईयर आएगा 365 डेज के बाद, तो उसको कहा जाएगा 1 एडी, देन आएगा 2 एडी, 3 एडी, सो ऑन। तो आप देख रहे हैं हम अब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय हम अब इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली ये था बीसी और एडी का फंडा। बीसी की फुल फॉर्म और एडी की फुल फॉर्म अक्सर स्टेट लेवल एग्जाम में देखी जाती है। तो बीसी, इट्स नेम सजेस्ट दैट बिफोर क्राइस्ट। तो मतलब जितने भी बीसी वाले ईयर्स होंगे वो बिफोर क्राइस्ट के बर्थ के बाद के होंगे। तो बीसी को बीसीई भी कहा जाता है। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन इरा। और एडी वाले जो ईयर्स होंगे वो जन्म के बाद के हैं क्राइस्ट के, और एडी स्टैंड्स फॉर एना डोमिनी एंड इट्स ऑल्सो नोन एज सीई। सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा। सो लेट्स मूव ऑन आवर मेन टॉपिक। सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया। आप अपनी डिस्प्लेस पे देख रहे हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करके हम लास्ट तक जाएंगे 647 एडी, बिल्कुल राइट पे लिखा हुआ है। सो जितने भी आप एम्पायर्स के नाम लिखे हुए देख रहे हैं, इन सबको आपने पढ़ा या सुना तो ज़रूर होगा, पर मैंने क्या किया है, इसको एक सीक्वेंस में फिट किया है। तो आइए समझते हैं टाइमलाइन को। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट येलो डॉट जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, मैंने इसके नीचे लिखा है 2 मिलियन ईयर अगो और ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमन ओरिजिन, विच मीन्स कि हमारी किताबों के अंदर भी ये लिखा गया है कि इंसान की उत्पत्ति आज से 2 मिलियन साल पहले की है। ओके, तो 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन ईयर अगो इंसान के सिम्टम्स मिले हमें इस अर्थ के ऊपर। और 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 3000 बीसी तक इंसान पत्थरों के सहारे अपनी ज़िंदगी स्पेंड करता रहा। तो इस पीरियड को हम स्टोन एज कहेंगे। इस पीरियड में उसे फूड प्रोड्यूस करना यानी कि एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, ना ही किसी मेटल का ज्ञान था। वो फूड गैदरर था, हंटर था और स्टोन्स के सहारे अपनी लाइफ स्पेन जी रहा था। ओके, सो दिस इज नोन एज स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर 3 फेजेस पढ़े जाएंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। सो नेक्स्ट फेज है 3000 बीसी टू 1750 बीसी। 3000 बीसी से 1750 बीसी। इस पीरियड में क्या हुआ, इंसान स्टोन एज से फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में शिफ्ट हुआ और एक अर्बन सिविलाइजेशन बसाने की तरफ मुड़ गया। अब हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड इंडस नदी के किनारे पर बहुत एक विकसित सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो 3000 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड जितने भी टाउन, जितने भी सिटीज़ बसी, हम उसको पढ़ेंगे। और इसमें ये ज़रूर याद रखेंगे कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स थे, ना कि विलेजेस। नेक्स्ट 1750 बीसी टू 1500 बीसी। इस दौरान क्या हुआ,
कुछ नेचुरल चेंजेस की वजह से, ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है 1750 में, और सेंट्रल एशिया से कुछ लोग इंडिया की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें हम आर्यन के नाम से जानते हैं, और 1750 से लेकर 1500 बीसी तक आर्यंस का आगमन चलता रहता है। वो एक ट्राइबल ग्रुप्स बनाकर इंडिया पहुंचते हैं, और हम इस फेज में उनकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनका रूट पढ़ेंगे और उनके एविडेंसेस पढ़ेंगे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड है 1500 बीसी टू 600 बीसी। इस टाइम पीरियड के दौरान आर्यंस ने अपनी सोसाइटी एस्टेब्लिश की। जैसा कि हमें पता है कि वो ट्राइबल ग्रुप्स में भारत आए थे, तो उन्होंने अपनी ट्राइबल सेटलमेंट ही बनाई। याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सेटलमेंट थी वो अर्बन सेटलमेंट थी, और जो वैदिक पीरियड की जो सेटलमेंट थी वो रूरल सेटलमेंट थी। तो वैदिक पीरियड इसे इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही आर्यंस ने अपनी डेवलपमेंट यहाँ पर इंडिया पे स्टार्ट की अपने आगमन के बाद, वो अपने साथ संस्कृत लैंग्वेज लेके आए, और संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। इन 4 वेदों की वजह से इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द बुक्स में इस वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। 1500 बीसी टू 1000 बीसी नोन एज ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, 1000 बीसी टू 600 बीसी नोन एज लेटर वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब 600 बीसी के बाद आर्यंस की जो ट्राइबल सेटलमेंट थी वो कन्वर्ट हो गई किंगडम्स में। तो पूरा जो इंडिया था हमारा, वो हमारा नॉर्थ से लेकर साउथ तक 16 स्टेट्स में डिवाइड हो गया, जिन ओल्ड टाइम में इसे महाजनपदास कहा जाता था। तो देर आर 16 महाजनपदास। इन सबसे पावरफुल जो जनपद बन के सामने आया वो था मगध एम्पायर या मगध महाजनपद। तो 600 बीसी से लेकर 321 बीसी तक मगध एम्पायर रूल कर रहा था अपने नॉर्थ इंडिया में। और इसके पैरेलल हमारी वैदिक सोसाइटी की वजह से हमारे समाज में कुछ बुराइयां आ गई थी, जैसे एनिमल किलिंग हो रही थी, ब्राह्मण सुप्रीम पोजीशन में पहुंच गए थे, शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, स्त्रियों की दशा बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तो इन सारी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स भी सामने आई, जो सबसे फेमस हो गई जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। तो इनको 600 बीसी के बाद ही पढ़ा जाता है। तो जैनिज्म बुद्धिज़्म हमारा एक पैरेलल कंसेप्ट हो जाएगा महाजनपदास के। और थर्ड जो पैरेलल चीज़ रहेगी वो रहेगी फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन्स का मतलब हुआ कि इंडिया पर फॉरेनर्स के अटैक। तो जब इंडिया हमारा 16 महाजनपदास में बटा हुआ था और मगध सबसे पावरफुल किंगडम बनकर उभर रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से इंडिया पर 2 अटैक हुए। सबसे पहला अटैक हुआ पर्शियन अटैक, जिनके जो मेन रूलर रहे वो रहे डारियस एंड ज़र्क्सीस। बट वो इंडिया को एक्वायर करने में सक्सेसफुल नहीं हुए। बट उनके अटैक से ग्रीक्स भी अवेयर हो गए कि इंडिया को एक्वायर करने के लिए अटैक करना पॉसिबल है। तो ग्रीक्स ने सेकंड अटैक किया, और उनके जो मेन रूलर थे वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो इस तरह से हम 3 पैरेलल कंसेप्ट पढ़ेंगे 600 बीसी टू 320 बीसी के बीच। 16 महाजनपद, फिर जैनिज्म बुद्धिज्म एंड फॉरेन इन्वेडर्स। सो नेक्स्ट चलते हैं 321 बीसी टू 185 बीसी। कहा जाता है कि ये इंडिया का फर्स्ट यूनिफिकेशन का पीरियड है, जब इंडिया फर्स्ट टाइम किसी सिंगल क्राउन के अंडर आ गया। आप इससे पहले देखिए, यानी कि 321 बीसी के पीछे इंडिया 16 किंगडम्स के अंडर था, और 321 बीसी के बाद इंडिया एक सिंगल क्राउन के अंडर आ गया, विच इज़ नोन एज द ग्रेट मौर्यन क्राउन और द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। और 321 बीसी टू 185 बीसी हम मौर्यन एम्पायर और उनके सक्सेसर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर द 185 बीसी द मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, और जो हमारा इंडिया था वो 4 रीजन्स में डिवाइड हो गया। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट रीजन था वो था नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेकंड रीजन था नॉर्थ इंडिया, फिर डेक्कन इंडिया एंड देन साउदर्न मोस्ट टिप। ओके, हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, यहाँ पर हमारे सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स बने, यानी कि सेंट्रल एशियंस के कई रूलर्स ने आके हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन्स पे रूल किया। इनका ऑर्डर था, पहले इंडो ग्रीक्स आए, शाकास, पार्थियंस एंड कुशान्स। अब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो रूलर्स रहे वो मौर्यन के सक्सेसर्स थे, उनके उत्तराधिकारी थे। ओके, तो कई बुक्स में नॉर्थ इंडियन रूलर्स को नेटिव रूलर्स भी कहा जाता है। नेटिव मतलब लोकल रूलर्स, तो इंडिया के ही थे ये अगर सक्सेसर्स होंगे। तो नॉर्थ इंडिया में जो 2 डायनेस्टीज ने राज किया उनका ऑर्डर था, सबसे पहले शुंग थी, और शुंग डायनेस्टी के बाद आई
कन्नव डायनेस्टी। ओके, अब चलते हैं डेक्कन की ओर। डेक्कन में जो सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट किया वो था सातवाहनास या सातवाहनास, आपको जैसा प्रोनाउंसिएट करना है आप कर सकते हैं। फिर देखते हैं साउदर्न मोस्ट टिप। साउदर्न मोस्ट में संगम एज का राइज होना शुरू हो गया था, और संगम एज में क्या होता है, 3 एम्पायर्स थे, चोल, चेर एंड पांड्यास। ओके, तो मौर्यन एम्पायर के बाद 185 बीसी के बाद जो ये 4 रीजन्स हैं इनको कहा जाता है पोस्ट मौर्यन पीरियड्स। अब इस पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ हमने याद रखनी है कि ये पोस्ट मौर्यन पीरियड की सारी किंगडम्स एक दूसरे के कॉन्टेम्प्रेरी थी। ओके, सो ये पोस्ट मौर्यन पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 185 BC टू 275 AD। तो नेक्स्ट चलते हैं आफ्टर 275 AD। जैसा कि आप टाइमलाइन पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया था और नॉर्थ इंडिया था, ये किसके अंडर चला जाता है, द गुप्ता एम्पायर के अंडर। और गुप्ता एम्पायर जो गुप्ता एम्पायर है वो रूल करता है 275 AD से लेकर 550 AD तक। गुप्ता एम्पायर के टाइम का जो मैप है वो आपके सामने है कि जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया गुप्ता एम्पायर के अंडर हो गए, और जो डेक्कन में सातवाहनास थे वो भी डिक्लाइन हो गए, और अब डेक्कन 2 पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। वेस्टर्न डेक्कन जहाँ पर 3 डायनेस्टीज कॉन्टेम्प्रेरी में है, वकाटकाज, कदम्ब एंड वेस्टर्न गंग, और ईस्ट डेक्कन में जो एक डायनेस्टी रहेगी वो रहेगी पल्लवास या पल्लव्स। ओके, अब गुप्ता के टाइम में पल्लव इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, वो जस्ट अपना एम्पायर संभाल रहे थे अभी। और जो साउदर्न टिप के बारे में चलेंगे तो वहाँ पर संगम एज 550 AD तक वो अपने पीक पे रहेगी। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट। 550 AD के बाद नॉर्थ इंडिया में गुप्ताज एम्पायर का डिक्लाइन हो गया और उनकी जगह ली वर्धन डायनेस्टी ने। वर्धन डायनेस्टी ने रूल किया नॉर्थ इंडिया में 550 AD से लेकर 647 AD तक। और अब चलते हैं नेक्स्ट डेक्कन रीजन की ओर। वेस्टर्न डेक्कन पार्ट में जहां हमने पहले देखा था कि 550 AD से पहले वकाटकास, कदम्ब एंड वेस्टर्न गंग्स रूल कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी जगह तीनों को अपने अंडर किया चालुक्यास ऑफ बादामी ने, या चालुक्यास ऑफ वातापी भी कहा जाता है इन्हें। और जो ईस्टर्न डेक्कन पार्ट था वहाँ पे पल्लव्स अभी तक इतने पीक पर नहीं थे, लेकिन वर्धन डायनेस्टी के कॉन्टेम्परेरी यानी कि आफ्टर 550 AD पल्लव्स पीक पर पहुँचे, और हर एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में पल्लव्स को 550 AD के बाद ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं साउदर्न टिप की बात करूं तो 550 AD से पहले जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि संगम एज था, और अब आ गए हैं काल भैराज। काल भैराज एक ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने संगम एज को हराया और बंदी बना लिया, और इस तरीके से 647 AD तक हमारा एंशिएंट इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस टाइमलाइन चलता रहा। और फिर हमारी 612 AD यानी कि 612 AD में अरब अटैक होने शुरू हो जाते हैं और हमारी मिडीवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इजी अप्रोच वाले लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का तो उसे भी मेंशन कीजिए। हम उस पर एक डिटेल्ड लेक्चर बनाएंगे और मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू गाइज़।